जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गरा झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। 14 जेपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का सेट नंबर 2 को आज डिस्कस करने वाला हूं। इस सीरीज का सेट 1 भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ उसका टेलीग्राम पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन में काम आएंगे। इस सीरीज में मेरे रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। वीडियो दोनों भाषा में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉज करके रीड कीजिएगा इसको और आंसर करते चलिएगा। बाकी लेक्चर को ध्यान से देखना है, काफी फ्रूटफुल डिस्कशन होने वाला है। लेट्स गियर ऑफ और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग यासो लेक। नाम सुना है यासो लेक के बारे में या फिर नहीं सुना है? देखिए, बोला जा रहा है कि इसका जो है लोकेशन लद्दाख में है, लद्दाख में लोकेटेड है और ये जो है लद्दाख का पहला जो है हेरिटेज साइट है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बाकी इसको जो है बर्ड्स का पैराडाइज बोला जाता है और ये जो है अपना पानी सतलज रिवर से लेता है। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है सही है ये पूछा गया है। 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4, 1, 2 and 3 या फिर सारा का सारा। आइए डिस्कस करता हूं इन डिटेल। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसका लोकेशन आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ओके, बाकी लद्दाख का ये पहला हेरिटेज साइट है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है बीचेस ना, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कब का है? 2002 का है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो उसके तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसको बर्ड्स का जो है पैराडाइज बोला जाता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो है यहाँ पे नेस्टिंग और ब्रीडिंग करते हुए नजर आते हैं। तो बर्ड्स का पैराडाइज भी जो है बोला जाता है। केलाडियो जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, जरा ये बताइएगा, या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, उसका लोकेशन बताइएगा। बाकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोला गया है कि ये जो है अपना पानी जो प्राप्त करता है वह सतलज रिवर से प्राप्त करता है, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो पानी लेता है वह ग्लेशियर से या फिर लोकल स्ट्रीम से जैसे अपना पानी लेता है, न कि सतलज रिवर से लेता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पानी कलेक्ट होता है वो ग्लेशियर से आता है या फिर लोकल स्ट्रीम से आता है, सतलज रिवर से नहीं आता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 4 गड़बड़ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल में देख लीजिएगा। तो बता चुका हूँ लद्दाख में है और इसका हाइट जो है 4350 मीटर एबव सी लेवल है। लद्दाख का ये पहला हेरिटेज साइट है जिसको शॉर्ट में बीचेस से बोला जाता है, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, याद रखिएगा फुल फॉर्म, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो कि 2002 का। ये स्टेटमेंट 3 भी सही है, इसको बर्ड्स का पैराडाइज बोला जाता है और बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर ब्रीडिंग नेस्टिंग करते नजर आते हैं, इंक्लूडिंग बार हेडेड गुज है, ब्राह्मणी डक है और ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ये सब बर्ड्स के कुछ प्रजातियां भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट 4 गड़बड़ क्यों हुआ था? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जैसे हमारे ग्लेशियर और लोकल स्ट्रीम से लेता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 गड़बड़ है। बाकी यहाँ पे कुछ लद्दाख के बारे में देख लीजिएगा। ये तो ये भी डाल दिया हूँ, लद्दाख पैगांग सो लेक की। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो तिब्बती लैंग्वेज है उसमें TSO का मतलब सो, टी साइलेंट होता है, सो का मतलब लेक ही होता है। क्या होता है? लेक होता है। ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि ये जो पैंगेंग सो वर्ड है इसका मतलब होता है हाई ग्रासलैंड लेक। क्या होता है? हाई ग्रासलैंड लेक। वर्ल्ड का बोला जा रहा है कि हाईएस्ट जैसे साल्ट वाटर लेक है, जो कि 4350 मीटर एबव सी लेवल है। और गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट जो है हुआ था, आपको याद होगा 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। तो पैंगांगसो लेक वाले एरिया में ही हुआ था 2020 में। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी याद रखिएगा। कुछ और लेक यहाँ पे है, सो मोरीरी है जिसको माउंटेन लेक के नाम से भी जाना जाता है, सो कार है जिसको व्हाइट लेक के नाम से जाना जाता है, और एक जो है मिरपाल सो है। ये सब कुछ लेक्स का लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पे है, यह लद्दाख में है। इंडिया में एक यूटी देखने को मिलेगा आउट ऑफ 8 यूटीज इन इंडिया। कुछ और चीज ध्यान रख लीजिएगा लद्दाख के बारे में। इसको यूटीज बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? यूनिटी डे मनाते हैं ना। बाकी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? तो कविंदर जो है गुप्ता, नाम याद रखिएगा। हिमिस नेशनल पार्क आपको जो है भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो है किसके लिए फेमस है? तो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है बाई एरिया, और ये जैसे एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। ठीक है, यानी कि जो हिमालय का अलग अलग पार्ट आप लोग पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय, तो उसके नॉर्थ में एकमात्र नेशनल पार्क है इंडिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है, और एक कारकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रखिएगा। और इसको जो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन के तहत जो है रिकॉग्नाइज भी किया गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 का है। इंप्लीमेंट हुआ था 1975 में रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। लद्दाख का देख लीजिएगा, ये रहा लद्दाख, आउट ऑफ 8 यूटीज इन इंडिया है। इसका बाउंड्री देखिएगा तो नेशनल में जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगता है, जो कि यूटी है, और एक जो है यहाँ पे स्टेट हिमाचल प्रदेश है। तो दो जो है नेशनल बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री देखिएगा तो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जैसे बॉर्डर शेयर करता है। और अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा लाइन है? तो डूरंड लाइन है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ। चलिए यहाँ पे इंडिया का जितना भी बॉर्डर है वो बता देता हूँ कि टोटल जो है 7 ऐसे कंट्रीज जिसके साथ इंडिया मेनलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे टॉप पे आता है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश है। उसके बाद सेकंड पे आएगा चाइना।
ठीक है, चाइना यहाँ पे इधर नहीं होगा, इधर तो नेपाल है, इधर आएगा, उसके बाद इधर इसका बॉर्डर है, तो चाइना आएगा। उसके बाद जैसे पाकिस्तान आता है, उसके बाद जैसे आपका नेपाल आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका म्यांमार आएगा, नेपाल यहाँ पे है, उसके बाद म्यांमार आएगा, उसके बाद जो है भूटान का बॉर्डर है, और लास्ट में जो है आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर आता है। टोटल अगर देखिएगा तो 15,106 किलोमीटर के आसपास जो है टोटल बाउंड्री का लेंथ देखने को मिलेगा अदर कंट्री के साथ, जिसमें टॉप पे बांग्लादेश है, अकेले जो है 4,096 किलोमीटर लेंथ लेकर बैठा हुआ है। ये जो है 16 का क्यूब होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर जो है बॉर्डर का लेंथ है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तो टॉप 5 एटलीस्ट याद रखिएगा, ऑर्डर में कभी कभी लगाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान जो है 3 नंबर पे है, ठीक है, याद रखिएगा 3 नंबर, नेपाल 4, म्यांमार 5, ठीक है, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, टोटल 7 याद रखिएगा। मेनलैंड के साथ जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ये सब डेटा कुछ ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप कि ये चीज डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। नेक्स्ट है लकड़ावाला कमेटी 1993 किससे रिलेटेड है? इनकम इनइक्वालिटी से, पॉवर्टी एलिमिनेशन से, इंटर स्टेट रिलेशन से। इंटर स्टेट रिलेशन का जो है एक आर्टिकल आप लोग बताइएगा, 2 से कुछ स्टार्ट है ना, तो मुझे मजा आ जाएगा, बता दीजिए कि इंटर स्टेट रिलेशन का कौन सा आर्टिकल संविधान मेंशन है। और एक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। तो लकड़ावाला कमेटी जो संबंधित था वह पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए इसको बनाया गया था। आइए डिटेल में देख लेते हैं कब का है, तो 1993 में है, और नाम था उनका डीटी लकड़ावाला, जो कि पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए इसको बनाया गया था 1993 में, ठीक है। उसके चेयरमैन थे डीटी लकड़ावाला, उन्हीं के नाम पर इसको लकड़ावाला कमेटी बोला गया है। बाकी यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए कुछ कुछ कमेटी जो है कंस्टिट्यूट किया गया था इन पास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे पहला है नेशनल प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि 1962 का है। कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स पे दिया गया है, किसके द्वारा चेयर किया गया था और किस ईयर जो है उसको बनाया गया था, और उसने रिपोर्ट कब सबमिट किया था। कहने का तात्पर्य है कि अभी मैं कोई कमेटी को बना दिया, फॉर्म कर दिया, मैं नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट बनाती है उसके बाद ऐसे रिपोर्ट तो तुरंत तो दे नहीं देगी, कुछ दिन बाद देगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देना कि क्वेश्चन जो है कभी कभी फंसाता है। BM डांडेडकर और एन रथ के द्वारा जो है 1971 में जो है एक कमेटी बनाया गया था। ये चेयर किया गया था डांडेडकर और एन रथ के द्वारा, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उन्हीं के द्वारा चेयर किया गया था। ये क्या था, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए था, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट प्रपोज किया गया था जो कि बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर था, पॉवर्टी एस्टिमेशन जो कि फर्स्ट जो है बेस्ड था एक्सपेंडिचर पे, ये पहला था। इसमें क्या दिया गया था कि 2250 कैलोरी, ठीक है, पर डे बोथ। अगर रूरल और अर्बन एरिया में कोई इतना इंटेक कर रहा है कैलोरी, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये चीज था। अलग कमेटी के बारे में देख लीजिएगा, 1997 का है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और उसने रिपोर्ट कब दिया था, तो 1979 में दिया था। वाई के अलग जो है इसके चेयरमैन थे। 2400 कैलोरी गांव में और 2100 कैलोरी अगर कोई शहर में इंटेक कर रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट लकड़ावाला कमेटी, यानी कि द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा, 1989 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रिपोर्ट जो है 1993 में आया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट पहले किया गया था, ध्यान रखिएगा। डीटी लकड़ावाला इसके चेयरमैन थे, और फर्स्ट एस्टिमेशन किया गया था पॉवर्टी का, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस था, इसके बारे में याद रखिएगा, इंडिया में, जो कि पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था। नेक्स्ट आता है तेंदुलकर कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2005 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस समय राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा। और 2009 में जिस समय राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो ऐसे 9 में आया था, एजुकेशन एक्ट तो 2010 में इंप्लीमेंट किया गया था, कंफ्यूजन मत रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर जो है इसके चेयरमैन थे। 447, ठीक है, रुपया गांव में, और 557 रुपया कोई अगर शहर में कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाता है। सी रंगराजन कमेटी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर चेयरमैन थे, 2012 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 14 में इसने रिपोर्ट दिया। बोला जा रहा था कि 972 रुपया अगर पर मंथ कोई गांव में कमा रहा है और 1407 रुपया कोई शहर में कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये सब कुछ कमिटीज एंड उसका रिपोर्ट था, थोड़ा सा देख लीजिए किसके द्वारा चेयर किया गया था, ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रिपोर्ट कब दिया था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए पहले अगर बोला जाता है कि पहला जो है एस्टिमेशन जो है पॉवर्टी का किसके द्वारा लगाया गया, तो वो जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। और ये जो है जो प्राइस का बेस लिए थे ना, वो 1867-68 के प्राइस पे बेस था, ठीक है, जो कि 16 से 35 रुपया तक वेरी करता था। उनका एक बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में जैसे पब्लिश किया गया था, इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार पॉवर्टी का एस्टिमेट करने वाले यही पर्सन थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है जो कि आपसे शुरू में पूछा गया था। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली उसके द्वारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो दिया जाता है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अच्छा, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में आ रहा है। राइट टू लाइफ जो है से आप लोग पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको दिया गया है।
आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या राइट टू डेथ भी एक फंडामेंटल राइट है या किसी तरह का राइट है, जरा बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बताइएगा, ऐसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बताइएगा कि क्या जो है से राइट है किसी तरह का, बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाइएगा तो जो राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि पैसा आप कितना कमाएंगे ये कोई कैसे डिसाइड कर सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊं, या फिर ये जो यूडीएचआर आपको दे दिया कि आपको 2 लाख रुपया जो है से आपको कर दिया और सेट कर दिया, क्या आप कमा लेंगे? नहीं, आपका क्या एबिलिटी है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, वो तो चीज़ डिसाइड करेगा ना कि जो है से यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब बेसिक इनकम आपका कितना होगा। तो इस तरह से राइट जो है से उन लोग के द्वारा भी नहीं दिया गया है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका जो है से इनकम कितना होने वाला है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कोई कॉन्सेप्ट जो है से नहीं दिया गया है इसके द्वारा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है से इस तरह का प्रोविजन जो है से करती है, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इतना तो होना चाहिए, लेकिन ये जो है से यूडीएचआर में नहीं है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी सारा चीज़ है यहाँ पे, सारा 30 आर्टिकल्स है, मैं ऑलरेडी जो है से मैं टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर दिया था, सारा 30 के 30 आर्टिकल्स, जाकर आप लोग वहाँ पे रीड कर लिए होंगे आई होप, नहीं तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। आंसर इसका डी हो गया। यूडीएचआर को एडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यूडीएचआर में टोटल कितने आर्टिकल है, तो 30 आर्टिकल है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 क्या है, ऐसे ना पढ़ा कीजिए कि भारतीय 30 यहाँ पे पढ़ लिए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 क्या क्या था, जरा इसको जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं 30 आर्टिकल को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से इंडिया में मैं लौट कर आऊँगा, ठीक है। पहले चलते हैं यूडीएचआर में, यूएन जनरल असेंबली में। तो इसको एडॉप्ट कहाँ किया गया था, तो इसको पेरिस में किया गया था। प्लेस इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा कि यूडीएचआर को 1948 में कहाँ पर एडॉप्ट किया गया था, तो पेरिस में। कहीं ऑप्शन दे देगा कि न्यूयॉर्क में किया गया था, जेनेवा में किया गया था, वाशिंगटन डीसी में किया गया था, तो कंफ्यूजन बन सकता है। तो पेरिस में एडॉप्ट किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 जो ऑप्शन था क्वेश्चन का फर्स्ट, वो आर्टिकल फर्स्ट ही है इसका यूडीएचआर का। डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी बात करता है आर्टिकल फर्स्ट। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा भाई, आर्टिकल 2 जो है से ये राइट देता है। राइट टू लाइफ जैसे आर्टिकल 3 में है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, जो स्लेवरी के बारे में बात करता है आर्टिकल 4। उसके बाद टॉर्चर कोई नहीं कर सकता आर्टिकल 5 में मेंशन है। ये जैसे राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर लॉ, ठीक है, कि जो है लॉ आपको पहचान बताएगी, मतलब लॉ के सामने आप कुछ हैं, ये जो है आर्टिकल 6 बात करता है। बाकी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 7 में मेंशन है, महेंद्र सिंह धोनी वाला आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा। एक्सेस टू जस्टिस आर्टिकल 8 में मेंशन है। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन, कोई अगर आपको कैद कर लेता है तो उसके लिए भी राइट दिया गया है आर्टिकल 9 में। टोटल डिस्कस डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइट टू, अब मुझे पता भी नहीं है उतना डिटेल में कि इसके अंदर पूरा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर से मैं ही पढ़कर आया हूँ। राइट टू अ फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10 में मेंशन है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ए संविधान का, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 को पलटेगा तो 12 आ जाएगा, तो यूडीएचआर का ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। राइट टू प्राइवेसी, 12 को पलटेगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है भारतीय संविधान के, ठीक है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ए में है। बाकी आर्टिकल 13 बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी देश में मूव कर सकते हैं। राइट टू एसाइलम है शरणार्थी का, किसी देश में आप लोग शरण ले सकते हैं, जैसे कि दलाई लामा लिए हैं इंडिया में, आर्टिकल 14 मेंशन है। राइट टू नेशनलिटी है, किसी देश का आप लोग जो है नागरिकता ले सकते हैं। भारत में नागरिकता किस तरह से लिया जाता है, किस तरह समाप्त होता है, ये जाकर टॉपिक जाकर कर लीजिएगा कवर। राइट टू मैरिज एंड फाउंड ऑफ फैमिली, ये भी राइट दिया गया आर्टिकल 16 के अंतर्गत। प्रॉपर्टी को आप ऑन कर सकते हैं, आर्टिकल 17 में मेंशन है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल आपको यह आइडिया होगा भारतीय संविधान का, उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 18 है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, ये तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 में। द फ्रीडम जो है से एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में भी दिया गया है आपको। फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 20 में है। फ्रीडम राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। राइट टू वर्क दिया गया आर्टिकल 23 में। फ्रीडम ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। बाकी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26 में है। ड्यूटी टू योर कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी के प्रति कुछ ड्यूटी है, उसके लिए भी राइट है, कुछ कर सकते हैं आप, आर्टिकल 29 में है। और राइट आर इनअलाइनेबल, यानी कि राइट जो है इनअलाइनेबल नेचर का है, ये जो है आर्टिकल 30 में ऐसे मेंशन है। तो सारा आर्टिकल्स आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम ऐसे बन चुका है, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर दिया, आंसर इसका डी हो गया। राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम इस तरह का कोई नहीं है राइट, यूडीएचआर के अंतर्गत पेरिस में अडॉप्ट किया गया था। अब आते हैं कुछ भारत में क्या क्या है। एनएचआरसी, ये कमीशन है एनएचआरसी, इसके बारे में देख लीजिएगा, बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा इसको। ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि यह किस तरह का बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सर क्वेश्चन आता है। 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसको बनाया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कब का है? 12 अक्टूबर का। और इसको अमेंड भी किया गया था 2000 देखिए क्या करेगा, ये 2006 में है, ठीक है।
2006 में और 2019 में, तो 2 बार इसको अमेंड किया जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी ना पोस्को एक्ट जो है अलग अलग कारण से न्यूज में था, पोस्को एक्ट अभी 2019 में ही जो है अमेंड किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जो 2012 का है पोस्को एक्ट है वो 2019 में अमेंड किया गया था, अभी न्यूज में था तो माइंड में आ गया तो बता दिया। इसके मेंबर में अगर आप देखिएगा आप लोग तो कौन कौन से शामिल हैं, एक चेयरमैन होते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज, 5 फुल टाइम जो है मेंबर होते हैं और 7 जो है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं। तो देख लीजिएगा टोटल ये है इसका मेंबर्स। टेन्योर इनका 3 साल या 70 साल होता है, जो भी पहले हो जाए। अपॉइंटमेंट इनका जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक 6 मेंबर कमेटी जैसे इनको रिकमेंड करती है, जो कि लीड करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर, नाम आ रहा था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अभी बनेगा तो मोदी जी लीड करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं, हेड करते हैं। साथ ही साथ कुछ और जो पर्सन होते हैं जो 6 मेंबर कमेटी, उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे बोथ हाउसेस, यानी कि लोकसभा का और राज्यसभा का भी, और यूनियन होम मिनिस्टर भी होंगे, यानी कि अमित शाह जी भी होंगे। रिमूवल कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है इनके सदस्यों को हटा सकते हैं, अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा किया जाता है। रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया जाता है, कौन हेड होते हैं, कौन पर शामिल होते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से फंसाएगा, ठीक है, बकायदा ये सब ना सिलेबस में आपका मेंशन है। अब मैं सोचा कि जब एनएचआरसी को मैं निपटा दिया तो सोचा कि साथ में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एसएचआरसी को भी निपटा दिया जाए, क्या पता कल हो ना हो, यानी कि फिर टॉपिक आए ना आए। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसके जो चेयर पर्सन होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाई कोर्ट का है, यहाँ पे 2 मेंबर्स होते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट इनका गवर्नर के द्वारा किया जाता है, एसएचआरसी के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो ये जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन 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 रिमूवल गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वहां पे क्या था, अपॉइंटमेंट भी जो है गवर्नर मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, और रिमूवल भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। लेकिन एसएचआरसी में यहाँ पे गवर्नर तो अपॉइंट करने का पावर उनको है, लेकिन हटाने का पावर जो है नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ही करेंगी, ठीक है। टेन्योर वही है 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रख लीजिएगा। झारखंड एनएचआरसी यानी कि नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके वर्तमान में अभी चेयरमैन देखिएगा जस्टिस बीआर सुब्रमण्यम है, और झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन जस्टिस एमएस मूर्ति हैं, मिसेस नहीं है, कैपिटल लिखना पड़ेगा, इसको पीडी में सही कर दूंगा, एमएस मूर्ति हैं, और 26 स्टेट में अभी एसएचआरसी आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ चीज़ आइडिया रखिएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था, क्या राइट इसमें नहीं है। ओके, 30 का आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस कर दिया, कुछ यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। डिटेल इसका पीडीएफ पर टेलीग्राम पर अवेलेबल है, सारा चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। एनएचआरसी के बारे में डिस्कस कर दिया, एसएचआरसी के बारे में डिस्कस कर दिया, चेयरमैन के बारे में डिस्कस हो चुका है, नेशनल और आपका जेपीएससी दोनों के लिए, और सब चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। कौन रिमूव करता है, टेन्योर क्या होता है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिकमेंड करता है। बढ़ते हैं आगे। WTO क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ सब्सिडी बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर इन WTO। WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है। इंग्लिश में आपको देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी में कृषि शब्द यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि थोड़ा सा कैच 22 वाला सिचुएशन है। एक बार इस टॉपिक को डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर से लौट कर आते हैं। देखिए WTO में कभी भी सब्सिडीज के बारे में बात करेगा तो उसको बॉक्सेस के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पूछ देगा कि WTO टर्मिनोलॉजी में बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब्सिडी को रिप्रेजेंट करता है, बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो बॉक्सेस लिया जाता है वह जो कलर्स होता है ट्रैफिक लाइट्स में, उसको जो है लिया जाता है, और क्या क्या वो जो है सिग्निफाई करता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रीन डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इस टॉपिक को, इन नर्सल यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए WTO टारगेट ऐसा सेट करती है कि कितना सब्सिडी जो है कोई गवर्नमेंट दे सकती है, ताकि ट्रेड बैलेंस जो है पूरा वर्ल्ड में बना रहे और सबके बीच प्रतिस्पर्धा बना रहे, ठीक है, दिक्कत किसी को ना हो। तो इसके लिए जो है सब्सिडी को दिया जाता है और इसको टारगेट सेट किया जाता है WTO के द्वारा। तो ग्रीन ऐसा मतलब बोलिए कि चीज़ों पर सब्सिडी आप लोग दे सकते हैं जो कि ट्रेड को किसी तरह से हार्म ना करें। तो इसमें आप लोग 100% तक सब्सिडी आप लोग दे सकते हैं, इसमें जो है प्रोहिबिशन नहीं है। एम्बर में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि बोला जाता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो 5% तक ही सब्सिडी दे, और जो डेवलपिंग नेशन है वो 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। और रेट जैसा सब्सिडी, कोई ऐसा सब्सिडी आपको नहीं देना है जो कि वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी खतरा उत्पन्न करे, ट्रेड को हार्म करे, तो उस तरह का सब्सिडी आपको देना नहीं है, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, बाकी देख लीजिएगा एग्रीकल्चर में, अगर पार्टिकुलरली यहाँ पे एग्रीकल्चर में सब्सिडी देने की बात आता है तो यहाँ पे रेड बॉक्स जैसा कोई बॉक्स नहीं होता है, ब्लू बॉक्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लू बॉक्स। इसमें भी जैसे कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे कितना भी जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ब्लू बॉक्स हो गया।
ग्रीन बॉक्स में भी कोई लिमिट नहीं है। एमर बॉक्स में लिमिट है, कितना है तो 5% है डेवलप नेशन के लिए और 10% है डेवलपिंग नेशन के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पे लौट कर आते हैं तो यहाँ पे रेड बॉक्स जैसा कोई सब्सिडी जो है से एग्रीकल्चर में नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर को यहाँ पे काउंट करके चलूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर को यहाँ पे काउंट करके चलूँ तो दोनों ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, रेड बॉक्स भी हटाना पड़ेगा और जो है से व्हाइट बॉक्स भी हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ से एग्रीकल्चर वर्ड को ही हटा देता हूँ। तो आंसर इसका डी बन जाएगा, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। तो व्हाइट बॉक्स सब्सिडी जैसा कोई सब्सिडी जैसे WTO के द्वारा सेट नहीं किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापना इसका कब किया गया था जरा बताइएगा। 1948 का है यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले जो है इसको गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड टैरिफ्स। बाकी 1995 में जिसका नाम WTO कर दिया गया था। 164 जो है इसके मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। बाकी इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, 164 में बता दिया। लेटेस्ट मेंबर अगर आप बता दें तो मजा आ जाए। आंसर इसका डी है, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा क्या होता है, सब इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सब क्या होता है, क्या किसके बारे में सब बात करते हैं। तो थोड़ा आइडिया रखिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एलुवियल सॉइल के बारे में है। तो पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट जो है से सही है। इट्स अ सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैप में इंडिया का थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि इंडिया का मैप है, वेस्ट टू ईस्ट आने में बोला जा रहा है कि सैंड का कंटेंट जो है से डिक्रीज करता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ बांगर एंड खादर। क्या बांगर खादर पढ़े थे क्या 9th-10th में, याद है कुछ, क्या था, एलुवियल था या कुछ दूसरा कोई था। द सॉइल कवर्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। 40% हिस्से में बोला जा रहा है कि फैला हुआ है। 32.8 लाख जो वर्ग किलोमीटर एरिया है उसका 40% निकाल के बताइए कितना आएगा। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है लेकिन फॉस्फोरस में कम ही पाया जाता है। कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें आपको गड़बड़ सही लग रहा है। देखिए इसमें स्टेटमेंट जो है से 1, 2 एंड 3 जो है से करेक्ट है सारा का सारा। डी जो है से गलत है। ये जो है से रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस बोला गया है। ये रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस, इसका आंसर जो है से डी होगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, पोटास या आंसर इसका जो है डी हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। आंसर इसका डी होगा। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जिसका जो सैंड कंटेंट यानी कि जो बालू की मात्रा होता है इस मिट्टी में या डिक्रीज करता है वेस्ट टू ईस्ट में। अगर देखिएगा जैसे गंगा रिवर को ही देख लीजिएगा, सबसे अधिक तो एलुवियल सॉइल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है से आप जब नदी बहती है तो इसका स्पीड धीरे धीरे जब बंगाल खाड़ी की ओर बहती है तो तेज होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा सिल्ट या फिर क्ले जो है अपने साथ ये जमा करती है, गाद वगैरह। तो इसमें जो है सैंड का कंटेंट जो है धीरे धीरे जो है घटने लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्पीड भी बढ़ता है और जो है क्ले जो है सेंटीमेंट से एक्यूमुलेट होता है। तो सैंड का कंटेंट जो है डिक्रीज करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, गंगा रिवर को थोड़ा सा आप लोग कीजिए, ठीक है, विजुअलाइज कीजिए कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे बंगाल खाड़ी में जाकर गिर रही है। तो बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, बहुत सारा सिल्ट मिलता है। तो सैंड का कंटेंट जो है डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड में जो है बालू उठाइएगा और एक जो है आप बिहार में आकर बालू उठाइएगा और दोनों में अंतर देखिएगा। सैंपल जरा करेक्ट कीजिए, आप लोग लैब में जाकर टेस्ट कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 2 है दे आर इन द फॉर्म ऑफ बांगर। तो बिल्कुल सही था ए बी स्टेटमेंट। बांगर जिसको ओल्ड एलुवियल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ट्रिक में बताता हूं। बांगर और खादर के लिए खान, देखिए बांगर मतलब ओल्ड, ऐसे याद रखिएगा। बोल्ड तो याद रहेगा ना, खान याद रखेगा। तो खादर में एन है तो बी बांगर जो होता है ओल्ड एलुवियल होता है और जो खादर होता है खान तो उसमें न्यू एलुवियल होता है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा, बोल्ड और खान को इसी तरह से ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ आप लोग याद नहीं रख पाइएगा। तो बोला जाता है कि जो बांगर होता है ओल्ड जो एलुवियल होता है वह लेस फर्टाइल होता है और ये फूड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर पाया जाएगा, सॉरी फ्लड प्लेन से। और इसमें जो है से कंकड़ पत्थर के और नोडल्स भी आपको देखने को मिलेगा। खादर में क्या होता है, इस न्यू एलुवियल इसको बोलते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी ट्रिक से आपको बता चुका हूँ। ये जो है जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पाया जाता है और हर एक साल जो है रिन्यू होता रहता है, क्योंकि जब जब बाढ़ आएगा तो अगर मान लेते हैं कि इधर इधर जो है बाढ़ आया तो इधर जो है गंदगी यहाँ से जमा हो जाता है। तो ये जो होता है खादर होता है, तो ये काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। ओके, ये होता है हर एक साल ये रिन्यू होता रहेगा। बाढ़ आएगा फिर से जैसे इसके ऊपर नया मिट्टी चढ़ जाएगा, तो हर एक साल यह रिन्यू होते रहता है।
स्टेटमेंट 3 भी जो है से सही था। बोला जा रहा है कि 40% हिस्से पर जो है से यह एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग 40 से 46% तक इसका डेटा जो है से वेरी कर सकता है। तो ये भी सही है, जो कि पंजाब से आसाम देखने को मिलेगा। अलग अलग जो रिवर वैलीज है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और कोस्टल एरियाज है वहाँ पे भी ये मिट्टी जो है से पाई जाती है। ये सॉइल जो है से पोटास में रिच होती है, लाइम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और फॉस्फोरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होता है, ह्यूमस कम होता है, और फॉस्फोरस की मात्रा जो है से इसमें कम होता है। स्टेटमेंट यही था ना, रिच इन पोटास एंड पुअर इन फॉस्फोरस, इसीलिए स्टेटमेंट ये सही था। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज कर रहा था। ओके ना, फॉस्फोरस में पुअर है। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा मैप को लेकर चलते हैं। उससे पहले ये जो है इसमें आप लोग राइस मतलब चावल, गेहूँ, शुगर केन, दाल, जूट, ये सब जो है काफ़ी अच्छे जो है इसमें ग्रो करता है इस मिट्टी में। अब देखिए यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा, एलुवियल सॉइल है। इसमें देख लीजिए जितने इधर प्लेन जितना दिख रहा है गंगा में है, गंगा इंडो गांगेटी प्लेन, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन, उसके बाद कोस्टल रीजन में और भी अलग अलग जो रिवर्स है वहाँ पे फ्लड आता है, तो वहाँ भी जैसे एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 40 टू लगभग 45% एरिया पर एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि टॉपिक जो है डिटेल में हो चुका है, बाकी चीज़ तो कुछ बचा नहीं। बांगर खादरा कॉन्सेप्ट याद रखेगा, ये सब क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट आता है पीएम कुसुम स्कीम। और हाँ भाई, कम्युनिटी टैब को भी अपडेट करना है, वहाँ भी कुछ कुछ क्वेश्चन अपडेट किया जाता है, तो उससे भी आप लोग कनेक्ट रहिएगा। ओके, वहाँ भी अपडेट करता हूँ, डेली बेसिस पर नहीं करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी मैं वहाँ पे भी डाल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डालूंगा। तो पीएम कुसुम योजना जो है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम से है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी से है, सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर से है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कौन सा रिवोल्यूशन है, जरा ये बता दें तो मजा आ जाए। बताइए जरा, फर्टिलाइजर के लिए कौन सा क्रांति है? नीला, भूरा, पीला, हरा, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो जैसा बताइएगा। देखिए जो पीएम कुसुम है वो एग्रीकल्चर सोलर पंप सब्सिडी से है। अगर सोलर यहाँ पे गायब कर देगा कि एग्रीकल्चर पंप सिस्टम से है तो ये भी गलत हो जाएगा। बेसिकली यह सोलर के लिए है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। सोलर पंप पर सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है, पीएम कुसुम योजना के तहत। लॉन्च कब किया गया था भाई? तो ये 2019 का लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था। नाम क्या है भाई इसका? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इतना बड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि डायनेमिक जो है से रिलायबल पावर प्रोवाइड कराना है इरिगेशन के लिए, ताकि डिपेंडेंस जो है से डीजल और पेट्रोल जो करते हैं या फिर जो कन्वेंशनल ग्रिड एनर्जी है उस पर डिपेंडेंस कम हो सके। फार्मर का जो है से इनकम जो है से आप लोग डबल कर सके, बढ़ा सके। 2022 तक डबल करना था, लेकिन अब तक क्या हुआ? तो सोलर प्लांट्स आपको उन लोग को स्टेब्लिश करके देना है लैंड पर। ओके, और सरप्लस पावर उनको मिलेगा डिस्कॉम के तहत। ओके, ज़्यादा पावर हो जाएगा डिस्काउंट आप लोग कर सकते हैं सेल। अब देखिए इसमें सब्सिडी पैटर्न क्या है। जो टिपिकल जो कॉस्ट दिया गया है शेयरिंग, 60% सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट देती है, 30% जो है इंस्टॉलेशन लोन दिया जाता है, ओनली 10% जो है फार्मर कंट्रीब्यूशन इसमें लिया जाता है। ठीक है, जो अगर सोलर पंप इंस्टॉलेशन करते हैं इसे देखने को मिलेगा। सोलर पंप है, सोलर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पंप लगा रहेगा और इरिगेशन आपका होता रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग का टारगेट क्या है? 2070 तक हम लोग को नेट न्यूट्रल बनना है। तो हम लोग काफ़ी जो है से जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते थे, कोल, पेट्रोलियम, उससे जो है से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको जो है से छोड़कर अब हम लोग चाह रहे हैं कि क्लीन एनर्जी को फोकस करें, ताकि कार्बन का कम उत्सर्जन हम लोग करें। तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल होने का भारत का टारगेट कब है? 2070 तक। तो ये सब आपको योजना देखने को मिल रहा है, उसी के तहत ये सब काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम स्कीम के तहत टारगेट है कि 34,800 मेगावाट। गीगावाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो? गीगा में 10 के पावर 9 होता है। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाए तो 34.8 जो है गीगावाट होगा। छोड़ के भाई एग्जाम में नहीं आना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ है, इसीलिए जो है गीगा, मेगा, मिली, माइक्रो, ये सब क्या होता है थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, तो पता चलेगा कि सब छोटा छोटा चीज़ आप लोग नहीं जानते हैं, जिसके चलते जानते हुए भी क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है। तो ऐसा आप लोग गड़बड़ करके मत आइएगा।
तो मार्च 2026 तक टारगेट है कि 34,800 मेगावाट जो है से इंस्टॉल करना है सोलर कैपेसिटी, या फिर 34.8 गीगावाट करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और कुछ हो चुका है काफ़ी। एग्रीकल्चर पंप सिस्टम, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, याद रखते चलिएगा। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल में। एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ, ये सब ध्यान रखिएगा, स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, शॉर्ट में इसको LFPR बोलते हैं, डिफाइंड एज द, क्या है इसके बारे में देखिए, रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू वर्कफोर्स। बोला जा रहा है कि बेरोजगार जनसंख्या के प्रति श्रम शक्ति का अनुपात। दूसरा है रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, नियोजित और नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, यानी कि नियोजित और जो बेरोजगार की संख्या है उसका अनुपात। या फिर रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को छोड़कर श्रम शक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या का अनुपात क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आंसर इसका जो है यहाँ पे डी है, जो रेशियो है वर्क फोर्स का टू वर्किंग एज पॉपुलेशन पर देखा जाता है। इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है से नहीं देखा जाता है। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके चला जाता है। थोड़ा सा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो ये मेन रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है इंडिया में। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एग्रीकल्चर है, मान लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे जो है से 10 लोगों की आवश्यकता है। कितनी? 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन परिवार में 15 मेंबर थे, लेकिन 5 के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए जो है वे लोग इसी जो है से एक्टिविटी में इंडल्ज हैं। तो ये 5 लोग जो है से प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, डिस्गाइज्ड है, यानी कि हिडन है, दिख नहीं रहे कि बेरोजगार है लेकिन हैं। जरूरत 10 ही का है लेकिन लगे हुए 15 हैं, तो 5 जो है से डिस्गाइज्ड हैं। ठीक है, हिडन है। आंसर इसका डी होगा। सिंपल वर्ड में समझिएगा, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लेबर फोर्स, इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आएंगे, और उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन देखा जाता है, कितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और उसमें से किसका, उसमें जो है से लेबर फोर्स देखिए आप लोग। ठीक है, कि कितना एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है, तो उसका रेशियो जो है से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू वर्क फोर्स, ये जो है से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो है से बताता है ना, इसके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए भारत में क्या गया था कि जो 29 लेबर कोड्स था उसको सबस्यूम करके 4 लेबर कोड में जैसे कन्वर्ट कर दिया गया था। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, तो टॉपिक आप लोग डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए द कोड ऑन वेजेज था, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स है यहाँ पे 2020 का, और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो यहाँ पे जो 4 कोड है वो 3 तो जो है 2020 का है और एक जो है 2019 का है। तो 2019 का कौन सा है, द कोड ऑन वेजेज, ये 2019 का है। तो याद रखिएगा 4 को दे देगा और बोलेगा कि कौन सा 2020 का नहीं है, 3 2020 का है, एक नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, बाकी डिटेल में टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है, देख लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक तो टर्म नाम सुने होंगे ट्रेड यूनियंस, क्या है ट्रेड यूनियंस टर्म आप लोग सुने होंगे। तो 7 शेड्यूल में जो है कंकरेंट लिस्ट में यह है, याद रखिएगा कि यानी कि ट्रेड यूनियंस है, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती है। इसका एक आपको एंट्री नंबर 22 याद रखना पड़ेगा, एंट्री नंबर 22 जो है याद रखना पड़ेगा। ये जो बात करता है लेबर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में कौन सा एंट्री बात करता है, तो एंट्री नंबर 22। ट्रेड यूनियंस किस में है या कंकरेंट लिस्ट में है, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और डी का आंसर हो गया। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वर्ल्ड बैंक, यूएन वीमेन कमीशन, ILO या फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, ये जो है से इंटरनेशनल लेबर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है से यह रिलीज किया जाता है, आइडिया रखिएगा ILO। देखिए कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स, कुछ का बहुत सारा रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि पास्ट के वेरियस एग्जाम में बहुत बार जो है से रिपीट किया गया है। डिस्कस यहाँ पे करता हूँ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोस्पेक्टस वाला रिपोर्ट, ठीक है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सब वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है से रिलीज किया जाता है, याद रखिएगा।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, पहले मुझे भी होता था। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। ये जो है पीसा रिपोर्ट है कि OECD के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, इसको भी आप लोग आइडिया रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अब भाई पीसा का फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, मैं भूल गया हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये UNDP के द्वारा जो है किया जाता है रिलीज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और WIPO के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, इसको याद रखिएगा, IFPRI है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थन हर लाइफ, इसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है द एनर्जी रिपोर्ट और द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, ILO के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का उन लोग को ट्विन बोला जाता है और 1945 में जैसे इसका इस्टेब्लिश किया गया था, दोनों को, वर्ल्ड बैंक और IMF को। यूनाइटेड नेशंस वुमेन कमीशन 1946 का है, इसके बारे में याद रखिएगा। ILO ने 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट जो कमीशन है इसके स्थापना 1950 में किया गया था। ओके, तो सब कुछ आइडिया रखिएगा। ILO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलेगा ना, जहाँ WTO का है, 1919 का है। वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराई कैमल के बारे में, इसको देख लीजिएगा। और अभी जो है करंट अफेयर्स में मैं देख रहा था, एक है डबल हम्प्ड कैमल, वो अभी न्यूज में था, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो उसको भी आप लोग ने टॉपिक जो है पूरा करके चलिएगा। डबल हम्प्ड है, यहाँ पे सिंगल हम्प वाला खराई ऊँट है। देखते हैं खराई ऊँट के बारे में। ये जो बोला जा रहा है कि ये जो ब्रीड है वह जो लद्दाख में पाया जाता है। उनका नेम जो आया है खारा वर्ड से, जिसका मतलब सलाइन यानी कि नमकीन होता है। ये जो बोला जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है सी में, ठीक है, तैर सकते हैं, अपना जो गंतव्य स्थान होता है जहाँ पर चरने के लिए, वो जो है लंबे दूरी तय कर सकते हैं समुद्र में। दे वे रिसेंटली यूज्ड इन द सिल्क रूट एरियाज। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो जो है गड़बड़ है, ये लद्दाख में नहीं, ये कच्छ गुजरात में पाया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, खारा का मतलब सलाइन होता है, उसी से इसका नाम निकल कर आया है। स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, वे लॉन्ग डिस्टेंस बोला जाता है कि अप टू 3 किलोमीटर तो जो डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको चरने जाना होता है। और इनको सिल्क रूट में जैसे जनरली इनका यूज नहीं किया गया था, वो जो किया गया था वह डबल हम्प्ड कैमल्स था, बैक्टीरियन कैमल उसको बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। कुछ और दिया गया होगा, जी हाँ। तो यह कच्छ गुजरात में देखने को मिलेगा और यह मेनली रूप से मैंग्रोव पर जो है इन लोग को मैंग्रोव फॉरेस्ट को इन लोग पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं इन लोग। तो याद रखिएगा इस कैमल के बारे में। नेक्स्ट है उनका नाम तो सही था हुआ कि खारावर्ड से है, जिसका मतलब नमकीन होता है, सैलाइन होता है। स्टेटमेंट 3 यही था कि ये 3 किलोमीटर तो बोला जाता है डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं सी में, ठीक है, जहाँ पे इनको चरने जाना हो। चौथा बोला गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हुआ, बोला गया था कि ये जो खराई ऊँट है उसका सिल्क रूट पे यूज किया गया था। सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जो एंशियंट टाइम्स में बहुत व्यापार इस पे होता था ना, इसको सिल्क रूट बोला जाता था। कुछ जरूरी नहीं है कि सिल्क का ही व्यापार होता था, बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए नाम इसका सिल्क रूट रखा गया था। डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल था, इसका यूज किया गया था सिल्क रूट पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न कि सिंगल हम्प्ड। यहाँ पे खराई जो कैमल होता है वह सिंगल हम्प्ड होता है, ठीक है, और इसको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि क्या जो है इसका जो ऐसे स्टेटमेंट था, क्वेश्चन यहाँ पे ना PDF में डाल दूँगा। क्वेश्चन इस तरह से था कि इसका जो हम दूध है से ह्यूमन यूज कर सकता है और मेल को जैसे बेच दिया जाता है और फीमेल का जो है दूध यूज किया जाता है।
ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था समथिंग 2016 के टाइम, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में बन चुका है, जेपीएससी में बन चुका है, ध्यान रखिएगा। डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल इंपोर्टेंट है, इसको जाकर टॉपिक को आप लोग कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में यह न्यूज में रहा था अभी, कोशिश करता मुझे तो डाल देना चाहिए था इसके बारे में भी, थोड़ा हो जाता टॉपिक, यहीं से कवर में डाला नहीं। कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का, बाकी अब इसको पूरा कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सिक्किम। तो सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, असम में इसका लोकेशन है डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसमें 13 जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, सारा आप लोग देख लीजिएगा। डिब्रू सिखोवा कहाँ पे है, यहाँ पे था। सारा आप लोग रीड कर लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार भी आता है यहाँ पे, कंचनजंगा देखने को मिलेगा, तो मिक्स साइट भी है यह। नंदा देवी है, नीलगिरी है। नीलगिरी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जो कि करंट अफेयर्स में अभी न्यूज में था। के कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक थे गडगिल, माधव गडगिल। तो माधव गडगिल साहब क्या बोले थे कि जो नीलगिरी वाला एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन 100% जो है जो एरिया है उसको 100% इको सेंसिटिव जोन जैसे घोषित कर लिया जाए। जबकि जब के कस्तूरी रंगन कमेटी आया था वो बोले थे कि नहीं, उतना कीजिएगा तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ हैम्पर होगा। तो नीलगिरी वाले के 30% एरिया को आप 37% एरिया को आप लोग इको सेंसिटिव जोन घोषित कीजिए। तो एम गडगिल के बारे में याद रखिएगा, अभी न्यूज में थे। और के कस्तूरी रंगन कमेटी क्या था, तो 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात किए थे, जबकि ये 100% बोल दिए थे। ये सब चीज़ याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड था, जिसमें आपको नीलगिरी भी देखने को मिलेगा, तो कनेक्टेड था, इसीलिए मैं बता दिया। नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल सब देख लीजिएगा। सुंदरबन इंपॉर्टेंट है, पन्ना मानस, ये सब देख लीजिएगा एक बार। पीडीएफ आपके पास रहेगा इसे, तो पीडीएफ दिया जाता है ताकि आप लोग बार बार रीड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ओवरशूट डे इज रिलेटेड टू? अर्थ ओवरशूट डे जैसे किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओवरहीटिंग ऑफ ट्रोपोस्फीयर यानी कि लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू इंटेंस सनरेज, या फिर जियोमैग्नेटिज्म। देखिए इसका आंसर जो है ए है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण क्षरण से है। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? देखिए ये बोला जाता है कि एक ऐसा डे होता है जो कि गिवन 1 ईयर में पृथ्वी पर जितना संसाधन था, ठीक है, जो कि जनरेट कर सकती है 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में उतना हम लोग यूज कर चुके हैं। उतना से ज़्यादा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अर्थ उसको रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो यही सारा चीज़ है कि जितना ह्यूमैनिटी नीड के लिए संसाधन अर्थ पे अवेलेबल था, ठीक है, इकोलॉजिकल रिसोर्स और सर्विस गिवन ईयर में, वो सब जो है हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर बढ़िएगा तो अर्थ उसको रिजनरेट नहीं कर पाएगा। और इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, पूछ देगा कि अर्थ ओवरशूट डे नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी सिर्फ हमारा थोड़ी है, इंडिया वालों का थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड का है। तो ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2024 में जो ओवरशूट डे सेलिब्रेट किया गया, मतलब आया था, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आता है, तो वह 1 अगस्त को था। यानी कि 1 अगस्त तक हम लोग पूरा संसाधन यूज कर चुके थे। ठीक है, पूरे पृथ्वी को नहीं बोला जा रहा है, एक पार्टिकुलर गिवन ईयर में बोला जा रहा है। उतना ज़्यादा आप लोग कीजिएगा तो फिर अर्थ रिजनरेट उसको नहीं कर पाएगी। बाकी 2025 में कब हुआ था, तो ये जुलाई 24 को हुआ था, यानी कि पहले ही कर लिए थे। यानी कि और ज़्यादा इन्वायरमेंट को बर्बाद करेंगे, किए होंगे 2025 में, किए ही हैं, दिल्ली में तो पता ही है आपको। आंसर इसका ए है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ डे हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को मनाते हैं वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। द कोएलेशन ईयर्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर, प्रणब मुखर्जी, रवि माथुर या फिर मनमोहन सिंह। आंसर इसका जो है बी देखने को मिलेगा। प्रणब मुखर्जी जी इस बुक के राइटर हैं। और कौन कौन सा बुक इनके द्वारा लिखा गया है देख लीजिएगा। द कोएलेशन ईयर्स 1996 to 2012, 17 में पब्लिश किया गया था। प्रणब मुखर्जी इसके राइटर हैं। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये भी बुक लिखा गया है उनके द्वारा। द टर्बुलेंट ईयर्स, लास्ट में ईयर्स लग रहा है तो इन्हीं के द्वारा बुक है। तो 1980 to 1996। उसके बाद एक थॉट एंड रिफ्लेक्शन बुक प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। ये सब कुछ देख लीजिएगा। इन ग्लोरियस एम्पायर, व्हाई आई एम अ हिंदू,
द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और द ग्रेट इंडियन नोवेल और एन ईरा ऑफ डार्कनेस, सारा बुक जो है शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। एक और है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, मिलेनियम का स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये सारा बुक शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चेंजिंग इंडिया बुक मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? जाकर सर्च कीजिए और पता लगाइए, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग बताइएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पर फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।